नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12वीं इकाई 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित लाए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए केवल 6 प्रश्न ही लेकर आए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आप इन 6 प्रश्नों को न केवल इस वीडियो को देखें, बल्कि यहाँ से आप उन प्रश्नों को अपने कॉपियों में उतार कर उसे मेमोराइज भी करें, याद भी करें। क्योंकि आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम असाइनमेंट की तरह नहीं होगा कि आपने उत्तर देखा और लिख के जमा कर दिया। वहाँ पर आपको बिना देखे जो आपको चीज़ें याद हैं उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना होगा। तो अभी आपको बहुत ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस साल आपने ना तो तिमाही परीक्षा दी है, ना ही आपने छमाही परीक्षा दी है, ना ही कोई मॉडल एग्ज़ाम हो रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं पता कि आप खुद कितने पानी में हैं। तो इन 6 प्रश्नों को पहले आप मेमोराइज करिए, याद करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया है। फिर मैं इसके आगे के प्रश्न डालूंगी। तो पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। 2 क्लोरो, 3 मेथिल पेंटेन, 1 क्लोरो, 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 तृतीयक ब्यूटिल, 3 आइडोहेप्टेन, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। अब इसमें कुछ तो बहुत सरल है जो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन कुछ आपको हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो। तो हम लोग 1 बाई 1 इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने भी आना चाहिए। आप किस तरह का जानते हैं, ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आपको 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन बनाना है, तो हम जनरली 5 कार्बन लिख लेते हैं। पेंटेन के लिए 5 हो गया। 2 क्लोरो तो सेकेंड पोजीशन पे हम क्लोरीन जोड़ देंगे, और 3 मेथेन तो थर्ड पोजीशन पे मेथेन जोड़ देंगे। बाकी सब में आप H जोड़ देंगे वैलेंसी के अनुसार, आपको पता ही है ऐसा। अब जो मैंने आंसर दिया है उसमें किस तरीके से लिखा गया है इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। क्या बोला गया है, 2 क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो सेकंड पोजीशन पे ऐसे लिख के क्लोरीन कर दिया, और थर्ड पोजीशन पे मेथेन, तो सिर्फ एक लाइन खींच दी। तो ये जो कोना कोना रहता है ना, ये वाला, यहाँ पर इसको कार्बन माना जाता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आगे के स्ट्रक्चर आप समझ पाएंगे, एक मैंने बता दिया है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। आई होप कि अब आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पेंटेन हो गया। 2 क्लोरो 3 मेथिल। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको फोकस कहाँ करना है, साइक्लोहेक्सेन। पहले आप साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। ठीक, फिर 1 4 पोजीशन पे है, तो जिस भी पोजीशन पे आप क्लोरीन लगाएंगे उसके ठीक अपोजिट इसको 1 2 3 और 4 पोजीशन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, इसमें देखिए बोला गया 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। तो यहाँ पे आप मेन फोकस किस पे करेंगे, हेप्टेन पे। 7 कार्बन बना लेंगे, फिर 3 आइडो और 4 तृतीयक ब्यूटिल। तो ये देखिए यहाँ पर कैसा बनाया गया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया ये। 3 आइडो थर्ड पोजीशन पे आयोडीन। और यहाँ पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है, इस क्रॉस का क्या मतलब होता है, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो ऐसा क्रॉस बना है ना, तो यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे 3 CH3 हो गए, यहाँ पे 1 2 3। और ये वाला जो कार्बन है, चूँकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है 4 तृतीयक ब्यूटिल, चौथे पोजीशन पे तृतीयक ब्यूटिल, 3 आइडोहेप्टेन। नेक्स्ट है 1 4 डाइब्रोमो 2 ब्यूट इन। तो ब्यूटीन बना लीजिए पहले। ये यहाँ पे ब्यूटीन बना हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 ब्यूटीन 2 बना हुआ है, और 1 4 डाइब्रोमो हो जाएगा। पांचवा में दिया है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये द्वितीयक ब्यूटिल है, ये द्वितीयक, ये वाला कार्बन द्वितीयक कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा है, और ब्यूटिल है तो द्वितीयक ब्यूटिल 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 4 द्वितीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते? जब अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराई जाती है तब आपको एक हेलो एल्केन प्राप्त होता है। जो भी एल्किल ग्रुप वाला अल्कोहल लोगे आप, तो ये बनाने की विधि में आप पढ़ते हैं, परंतु ये अम्लीय माध्यम में प्रक्रिया कराई जाती है, परंतु यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है, एच आई को नहीं, सॉरी, क्या एच आई को, जो यहाँ पर एच आई बनेगा, उस एच आई को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और अल्कोहल और एच आई के बीच की क्रिया को रोक देता है, जिनमें ये अल्कोहल आयोडाइड बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए, पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एच आई बना देते हैं, और एच आई जो है वो पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और आयोडीन में बदल जाता है, तो आगे की क्रिया रुक जाती है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऑक्सीकारक उपयोग न करके दुर्बल अम्ल जैसे फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C5H12 वाले अणुसूत्र वाले समावयी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण पर देता है। पहला है केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समावयी मोनोक्लोराइड, 4 समावयी मोनोक्लोराइड। अब इसका उत्तर जो है वो काफ़ी ट्रिकी है। आपको क्या करना है, पहले इसके समावयी बना लेना है। तो एक तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, नॉर्मल पेंटेन जैसा, और एक बनता है यहाँ पे नियोपेंटेन। तो जो केवल एक मोनोक्लोराइड, तो देखो यहाँ पर आप देखिए, ये चारों के चारों कार्बन जो है वो एक जैसे हैं, एक पोजीशन पे। ये भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है, और ये भी प्राथमिक। तो इसके रिप्लेसमेंट से कैसा भी क्लोराइड बने, मोनोक्लोराइड, तो ये एक ही प्रकार का मोनोक्लोराइड देगा। तो नियोपेंटेन के सभी हाइड्रोजन परमाणु समान हैं, इसीलिए इसके प्रतिस्थापन से समान उत्पादन प्राप्त होगा। अब ये जो नॉर्मल पेंटेन है, इसमें आप देखिए कि ये जो कॉर्नर वाला है, इधर का हो चाहे इधर का, ये दोनों एक जैसे, मैंने इसे ए और ए से मार्किंग किया। ये जो बीच वाले हैं ये दोनों भी सेम है, क्योंकि ये देखिए, ये राइट साइड पे CH2 से जुड़ा है और लेफ्ट साइड पर ये CH3 से जुड़ा है, सेम इसके साथ भी है। तो ये दोनों एक जैसे है, तो ये बी हो गया, और ये तीसरा वाला जो बीच का है वो अलग है। तो A B C 3 टाइप के हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 प्रकार के समावयी मोनोक्लोराइड पॉसिबल होंगे। और लास्ट वाला जो है, इसमें आप देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन, इस तरीके से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क किया हुआ है 1 2 3, ये तीनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे हैं। तो कुल यहाँ पर आपको 4 प्रकार के मोनोक्लोराइड जो हैं वो पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये इसके उत्तर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। तो इस हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या होगी? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कार्बन, इसके सूत्र से ये पता चल रहा है कि ये तो या तो असंतृप्त एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला है, या फिर ये कोई साइक्लो एल्केन है। चूँकि ये क्लोरीन से अंधेरे में क्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इसे क्या होना चाहिए, एक साइक्लो एल्केन होना चाहिए। तो ये देखिए, ये साइक्लो एल्केन है, तो ये अंधेरे में कोई क्रिया नहीं करेगा, परंतु सूर्य के प्रकाश में, चूँकि अब इसके देखिए, ये यहाँ पर आपको कुल 10 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे बराबर हैं, एक ही प्रकार के हैं। तो ये आपको क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके एक मोनोक्लोरो यौगिक देगा, तो इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता समझाइए। ये आपको ध्यान से समझिएगा, ये आपको उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं के नाम से भी मिलेगा, दोनों सेम है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे फॉरवर्ड कर करके सुनेंगे तो ये आपको आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो एक उदाहरण की सहायता समझाइए। तो जो नाभिक रागी अभिकर्मक किसी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर अपने 2 भिन्न परमाणुओं के मध्य से आक्रमण करने में सक्षम होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि इनके पास 2 ऐसे परमाणु होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एबंडेंस में है, मतलब ज़्यादा है, तो ये आसानी से आक्रमणकारी जो है वो अटैक कर सकता है। तो आक्रमणकारी के पास जब एक से ज़्यादा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तब हम उसे क्या कहेंगे, उभयदंती नाभिक रागी, मतलब उभयधर्मी भी नाम से जानते हैं इसे। जैसे साइनाइड एक उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यह 2 अनुनादी संरचनाएं बना सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन पे भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म में कौन सा युग्म OH के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से क्रिया करेगा? देखिए, यहाँ पर मैं इसका उत्तर आपको बता तो देती हूँ, परंतु आपको SN1 और SN2 अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझनी होंगी।
तो SN1 SN2 अभिक्रिया का वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर बना के दूंगी आगे, पर अभी यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है CH2Br अथवा CH3Br, CH3 थ्राइस CCl अथवा क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3Cl। तो यहाँ पर ये वाले में एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये CH3Br होना चाहिए, ब्रोमोमेथेन, और ये ब्रोमो आयोडीन, आयोडोमेथेन, और ये ब्रोमोमेथेन। तो आयोडोमेथेन अधिक तेजी से क्रिया करेगा क्योंकि ब्रोमाइड की अपेक्षा आयोडाइड आसानी से यौगिक को छोड़ देगा। अब ये प्रश्न उठता है कि ब्रोमाइड की अपेक्षा आयोडाइड क्यों देगा। तो आप लोग जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक, तो इसका स्थायित्व जो है वो बढ़ता जाता है, विद्युत ऋणता घटती जाती। तो आयोडाइड आयन जो है वो आसानी से इसको त्यागेगा बजाय ब्रोमाइड के। तो इसीलिए जो CH3 है वो तेज़ी से क्रिया करेगा और ये स्लोली करेगा, धीरे करेगा। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है ये दोनों में, वहाँ पर इफेक्ट करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि अभिविन्यास बाधा, जिसे हम त्रिविम बाधा भी कहते हैं। तो इन दोनों में ये जो CH3Cl है, क्लोरोमेथेन है, इसमें त्रिविम बाधा कम है क्योंकि यहाँ पर ये जो मेथिल ग्रुप है ये कार्बन को घेर के रखेगा तीनों दिशाओं से। मेथिल ग्रुप यहाँ पर घेरने के लिए बड़ा ग्रुप नहीं है, केवल कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसीलिए क्लोरोमेथेन जो है वो SN2 में तेज़ी से क्रिया करेगा। बट अगर आप SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म सही तरीके से नहीं जानते तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो हम आपके आवश्यकता अनुसार वीडियो बना पाएंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।